नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक नया सेशन लेके आ रहे हैं आपके सामने। जो लूसेंट का हिंदी वाला जो बुक है, ब्लू वाला, इसको हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट हम इसका एक अलग सेपरेट बना देंगे। तो आप लोग जैसे कि पिछला वाला जो 1000 सीरीज था, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया और अच्छे से अपने पढ़ाई भी किया। तो सेम वे में हम लोग यहाँ पे हिंदी वाले भी करेंगे, ताकि ये पूरे बुक को हम कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि शुरू से एक जो भी है चैप्टर वाइज, जैसे इतिहास हो गया, मतलब जो भी सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे, ठीक है। कि इतिहास में आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि भारत का इतिहास। तो पार्ट 1 है। इस तरह हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा ही वीडियो करेंगे, आधा घंटा के अंदर का, ताकि आप बिना बोर हुए पढ़ सकें और जो भी चीज़ें सीखें वो उसे साथ साथ में याद कर सकें। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो ही नहीं बल्कि ये पूरा जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले इतिहास शुरू कर रहे हैं। इतिहास में भी जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? भारत का इतिहास। तो इतिहास में भारत का इतिहास हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मेन हमारा टॉपिक क्या हो गया? इतिहास हो गया। और इतिहास में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का इतिहास, यानी कि जो हमारा देश भारत है इसके इतिहास को जानेंगे, सीखेंगे। क्योंकि इससे जो भी डीपली क्वेश्चन आते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये शुरू कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एक एक लाइन वाइज इसको पढ़ते चलेंगे। तो दिया गया कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यानी कि जो हमारा देश है वो उत्तर में क्या है? हिमालय है। लेकिन जब आप दक्षिणी छोर की तरफ जाइएगा तो उधर आपको सिर्फ समुद्र दिखेगा। और ये क्या है? एक उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी कि लोग इसको भारतवर्ष के नाम से जाने जाते हैं। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा गया है। तो अगर हम महाकाव्य उठा के देख ले, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो या फिर जो भी पुराण है, तो उन सब में भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। तो भारतवर्ष का मतलब क्या होता है? कि भरत का देश, ठीक है। एक महाराजा राजा भरत हुए करते थे, तो उनका देश का उल्लेख किया गया है। तथा यहाँ के जो भी निवासी थे, यानी कि जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भारतीय, भारतीय मतलब होता है कि भरत की संतान, यानी कि जो राजा भरत थे उनके संतान के नाम से जो भी भारतीय उनको जाना गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, ठीक है। तो भारत को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। तथा अगर मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो हमारे देश को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया, जो भी आए वो अपने तरीके से संबोधित किए। जैसे कि यूनानियों की अगर हम बात कर ले तो पूछा जाएगा कि इंडिया किसके द्वारा संबोधित किया गया, तो याद रखिएगा यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? जो यूनान के लोग आए उनके द्वारा किया गया। और जो मध्यकालीन के जो मुस्लिम थे, मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने हिंद हिंद अथवा हिंदुस्तान, हिंद मतलब या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा इंडिया है तो इसके जो हिस्ट्री है, इतिहास है, भारत के इतिहास को, तो अध्ययन की सुविधा यानी कि जो मतलब इसको इजी करने के लिए, ताकि लोगों को सही से समझ में आए, तो इसको क्या किया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। एक था प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन मतलब होता है पुराना भारत। मध्य यानी कि बीच वाला, जो मध्यकालीन भारत यानी कि जो बीच वाला टाइम था उसको बोला गया। और उसके बाद तीसरा इसको क्या कर दिया गया? आधुनिक भारत, यानी कि मॉडर्न इंडिया। तो 3 भागों में हमारा इतिहास है। अगर इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एंशिएंट, मेडिवेबल और मॉडर्न, ठीक है। यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो तीनों को अगर उस तरह से पढ़ेंगे, 3 फेज में पढ़ेंगे तो सही से चीज़ें समझ में आएगी। तो इसलिए मतलब मतलब जो है अध्ययन को की सुविधा के लिए ऐसा किया गया। किस लिए किया गया? ताकि पढ़ने में लोगों को सही से समझ में आ जाए, इसलिए 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। कौन सा हमारा टॉपिक रहेगा? प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, समझेंगे, इससे चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत है तो उसके पीछे क्या इतिहास था, उसका क्या स्रोत है, यानी कि कहाँ से सब चीज़ें हमें मिली एक एक करके, कि हमारे भारत का क्या इतिहास रहा। इन सब चीज़ों को मतलब कहाँ से लिया गया, सबसे मेन चीज़ ये होता है कि हमें कहाँ से चीज़ें मिली, तो इसको ही स्रोत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी, सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर आपको पानी की आवश्यकता होती है तो पानी के सोर्स के पास जाते हैं, जैसे कि नदी, तालाब, चापाकल, कुआं,
ठीक है। तो इन सब जगहों पे हम जाते हैं तो वहाँ से, या फिर बारिश होता है तो आसपास में भी पानी लग जाता है। तो पानी का स्रोत क्या हुआ कि जो भी चीज़ें जहाँ से हम लोग पानी मिल रहा है, तो इसी तरह इतिहास का स्रोत मतलब क्या, कि जिससे मतलब जो बीता हुआ चीज़ था उसके बारे में हमने पता लगाया या पता चला, तो उसको ही स्रोत बोलते हैं। अब दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी कि प्राचीन भारत की जब बात कर रहे हैं तो जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो जो भी चीज़ें हमें जानकारी मिली, उसके मुख्यतः कितने सोर्स थे, तो 4 स्रोत थे। ठीक है, कितने, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। इन चारों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहला था धर्म ग्रंथ, यानी कि जो भी धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ मतलब जो जिस ग्रंथ में उस धर्म का जिक्र किया गया है। उसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड है विदेशियों का विवरण, यानी कि क्या हुआ कि प्राचीन टाइम में अलग अलग देश के पिलग्रिम आए यहाँ पे, ठीक है, यात्री आए, यहाँ से अध्ययन किए, यहाँ की चीज़ें मतलब सीख के गए, तो वहाँ पे जिक्र किए कि भारत में क्या है। उसके अलावा जो भी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, यानी कि पुराना जो भी संबंध उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें जो मिलता है, जैसे खुदाई हुआ तो कुछ मिला, इस तरह से चीज़ें क्या हुआ हमारे सामने आई। तो ये 4 स्रोत थे जिससे हमें इतिहास का पता लगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। तो दिया गया है कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अब बात करेंगे कि जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, यानी कि जो धर्म ग्रंथ हो गया या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, इनसे मिलने वाली जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको हम लोग पहले शुरू से देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विदेशियों का विवरण और फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इस तरह एक एक करके चीज़ें समझेंगे, तब जाके हमें अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम लोग किस बात करेंगे कि जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, यानी कि सर्व प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन होता है। सर्व प्राचीन जब आपको से पूछा जाए, इसका मतलब होता है सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। तो अगर हम वेद की बात करें तो वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इसका भी जिक्र यहाँ पे नीचे किया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो चलिए देखते हैं कि दिया गया है कि जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपाद वेद व्यास को माना जाता है। तो वेद है मतलब इसके संकलनकर्ता किससे माना जाता है, तो जो महर्षि कृष्ण देवपान्य वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो वेद कितने हुए, 4 हुए। चारों का जिक्र कर लिए हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। ये चारों वेद आपको याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद से ही शुरू करते हैं कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या मिला, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में हम ये जाने कि ऋग्वेद क्या कहलाता है। तो जो ऋचाओं के क्रमबद्ध संबंध ज्ञान है, यानी कि जो भी मतलब ऋचाओं का ज्ञान था, उसको सही तरीके से एक जगह सजा के रखा गया और उस जिस संग्रह में रखा गया, उसी संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें इसमें मंडल वगैरह पूछे जाते हैं कि कितने मंडल होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे ऋग्वेद के बारे में बात होगी तो पूछा जाएगा कितने मंडल होते हैं, तो 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ होती है। तो ये 3 चीज़ में से कोई भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, कितने सूक्त होते हैं और कितनी ऋचाएँ होती है। तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए होत्री कौन होते हैं, ठीक है, या फिर जो मतलब वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि होत्री कौन होते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर अब यहाँ पे मेन चीज़ हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं ना कि मतलब वेदों से हमें क्या क्या इतिहास के बारे में पता चला। तो इस वेद से जो आर्य के राजनीतिक, ठीक है, जो आर्यन थे उनके राजनीति के बारे में पता चलती है कि उनका राजनीतिक सिस्टम क्या था, राजनीतिक प्रणाली क्या था, और इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। देखिए गायत्री मंत्र का भी जो हम लोग पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसके ये क्या है, हमारा गायत्री मंत्र है। उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि विश्वामित्र द्वारा रचित जो ऋग्वेद के 3रे मंडल जो है, 3रे मंडल, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और सोम देवता का किसमें उल्लेख है, तो 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख किया गया है।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा कि जो भी चीज़ें बताई जा रही है सही से और विस्तार रूप से बताया जा रहा है। तो सेशन देखिए, थोड़ा सा आपको क्या होता है, इतिहास जब पढ़ते हैं ना तो वो आपके लिए बोरिंग सा फील होता है, क्योंकि मतलब उसमें चीज़ें क्या होता है, बहुत पुराना होता है, उतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा कम कम समय में पढ़िए, लेकिन मतलब ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए, लेकिन सीखते चलिए, तब जाके वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो जल्दी से एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए, ताकि क्या हो कि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप मतलब समझ पा रहे हैं जो भी चीज़ें बताई जा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है तो उसके 8वें मंडल के जो हस्तलिखित ऋचा हैं उसको क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। खील के बारे में पूछ लेगा कि खील किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो ऋग्वेद है उसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित मतलब क्या होता है, हाथ से जो भी ऋचाएँ लिखी गई उसको ही खील कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया कि चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, तो वर्ण कौन कौन से थे, स्टार्टिंग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। तो ये चीज़ देखिए, ये जो जो जाति आज के डेट में हम लोग देखते हैं तो उस टाइम उसको वर्ण बोला जाता था। क्या बोला जाता था, वर्ण बोला जाता था। कौन कौन से वर्ण, मतलब जो भी लोग थे उनको 4 भागों में बांटा गया था। एक तो ब्राह्मण जो पूजा पाठ कर रहे थे, क्षत्रिय जो मतलब क्या कर रहे थे, जो मतलब लोगों का सेवा कर रहे थे, ठीक है, लोगों का मतलब देखभाल ये चीज़ कर रहे थे, उनको क्षत्रिय बोला गया। वैश्य और शूद्र, ये 4 चीज़ें मतलब 4 भागों में बांटा गया। तो इसको चलिए हम देखते हैं कि यही चीज़ यहाँ पे उल्लेख किया गया है कि चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल है, 10वें में, जो वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण, वर्ण कौन कौन से, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः, ब्रह्मा के मतलब कौन कौन से भाग, मुख, भुजाएं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, ये ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के 4 जगहों से इन लोगों ने क्या किया था, उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे नोट दिया गया, नोट दिया गया, नोट क्या है, चलिए इसको देखते हैं कि नोट यहाँ पे क्या दिया गया। तो नोट में ये चीज़ दिया गया है कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों के स्पष्ट विभेद करता है। यानी कि जो ये धर्म सूत्र है, जो भी 4 प्रमुख जाति थी वो किस चीज़ पे बांटा गया, कि उनका जो व्यवसाय कैसा रहेगा, उनका दायित्व क्या होगा, उनका कर्तव्य क्या होगा, उनके पास कौन सा विशेष अधिकार होगा, इन सब चीज़ों को मतलब देख के ही इस चीज़ को बांटा गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। तो वामन अवतार के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया था, सिर्फ 3 पग, यानी कि 3 जो मतलब कदम होता है, 3 डेग, उसमें उन्होंने क्या किया था, पूरे विश्व को नाप लिया था। ठीक है, पूरे पृथ्वी को नाप लिया था। तो इस चीज़ का भी जो आख्यान है वो भी प्राचीन, इसका भी प्राचीनतम स्रोत कौन सा है, तो ऋग्वेद है। इसका भी प्राचीनतम स्रोत क्या है, तो ऋग्वेद है। तो इस तरह से चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जिसको आप बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर होता जाएगा। खुद से देखिए क्या होता है कि बुक आपके पास होता है, लेकिन खुद से क्या होता है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, और वही जो हम लोग हैं अगर उसको लेक्चर में बना देते हैं तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और उस चीज़ को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखिए लेक्चर को, और जब भी खाली समय मिले तो बुक पढ़िए। ठीक है, बुक पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको वो चीज़ आराम से समझ में आएगा और सीखने को भी मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। अगला पॉइंट दिया गया कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ठीक है, 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। तो ऋग्वेद में इंद्र भगवान का आपने नाम सुना होगा कि उनके लिए 250 तथा अग्नि भगवान के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए नोट दिया गया, नोट को हम लोग समझते हैं कि नोट में क्या कहा जा रहा है। तो नोट में यहाँ पे दिया गया कि प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो पुराना इतिहास है उसके साधन के रूप में अगर वैदिक साहित्य में देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ऋग्वेद का हमने जो यहाँ पे जिक्र किया सब कुछ समझ लिए। अब चलिए अगला जो हमारा वेद है यजुर्वेद, इसको भी समझ लेते हैं। इससे कौन कौन से मतलब मेन पॉइंट हमें समझना है, याद रखना है। तो दिया गया कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो सस्वर पाठ के लिए जो भी मंत्र वगैरह हैं, ठीक है, उसके अलावा जो बलि के समय जो अनुपालन किए जाते हैं, जो बलि चढ़ाया जाता था उस टाइम जो भी चीज अनुपालन किया जाता था, उन सबों के नियमों का जो
संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है, उनका ही संकलन क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं, ठीक है, जो और यजुर्वेद के का जो पाठन करता है, जो पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, तो अधर्वयु कहते हैं। एक यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो जब भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वेद है, ठीक है, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, तो इसको आपको याद रखना है कि वो कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद, ठीक है, वो कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद, जो कि गद्य एवं पद दोनों में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, गद्य एवं पद वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सामवेद के बारे में। तो सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद के बारे में भी देख लेते हैं कि यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संलग्न है। तो सामवेद का मतलब क्या, जो चीज़ है, जिस जो ऐसी ऋचाएँ जिसे हम लोग गा सकें, ठीक है, जिसको गीत के रूप में गा सकें, उनका ही ये संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रातु, और जो भी इसका पाठ करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको उद्रातु कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। जैसे कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को ये क्या बोलते हैं, तो अर्धवायु बोलते हैं, उसी तरह सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो पूछा जाता है सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि जो भारतीय संगीत है, इसके जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो सामवेद है, ठीक है, जो सामवेद है, उसे ही क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें आपको सही से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे हम लोग अथर्ववेद के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो अथर्ववेद की बात की जा चलिए शुरू करते हैं। तो अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्राश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों के संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो अथर्ववेद को आपको ऐसे याद रखना है कि जो अथर्ववेद है, इसमें किन चीज़ों का वर्णन है, किन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि रोग निवारण, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर रोग होता है तो उससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, ठीक है, उससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। उसके अलावा तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य, इन सब चीज़ों के जो संबंध मंत्र है, उस चीज़ का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तथा सामान्य मनुष्य के विचार, जो भी मनुष्य है, उनके विचार, विश्वास, अंधविश्वास इत्यादि को यहाँ पे क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। इसका अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो ये पॉइंट तो हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें सभा, ठीक है, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है, ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि जो सभा होता है, जहाँ पे लोग, मतलब असेंबली बोला जाता है, ठीक है, कि जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, उसको सभा, और जो समिति होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, कि जो प्रजापति है उसकी दो पुत्रियां, कौन कौन सी, तो एक सभा और एक समिति। ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रजापति की दो पुत्रियां किन्हें कहा गया है अथर्ववेद में, तो याद रखिएगा सभा एवं समिति को। देखिए सबसे मेन चीज़ होता है नोट। अगर किसी भी चीज़ का ये नोट दिया गया तो नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नोट को भी साथ में देखना है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद, यानी कि सबसे न्यूनतम वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है। जब भी आप ये सवाल पूछा ही जाता है मैक्सिमम कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा, तो अथर्ववेद हो जाएगा। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदागों की रचना हुई। यानी कि जो वेद हैं इनको सही से समझने के लिए कितने वेदागों की रचना हुई, तो 6। ये कौन कौन से हैं, पहला कौन सा, शिक्षा हो गया, ठीक है, शिक्षा हो गया, ज्योतिष हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया तथा छंद हो गया। तो इन 6 वेदांगों की रचना हुई, जिससे क्या मतलब हो सकता है कि वेदों को सही से इंसान समझ सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अगर हम बात करें भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण तो कहाँ पे मिलता है, तो पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्न अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। तो इनका संख्या कितना है, 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुराण के बारे में बात हो रहा है। तो पुराण देखिए, पुराण में कौन कौन सा हो गया, पुराण के बारे में याद रखिएगा, विष्णु पुराण, ठीक है, किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से। अगर मत्स्य पुराण की बात करें तो आंध्र सातवाहन
और वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश। ठीक है, तो ये पुराण और ये इससे संबंधित वंश है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, नोट दिया गया है, नोट को हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे नोट में क्या कहा जा रहा है। तो नोट में यही कहा जा रहा है कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। तो जब भी कहा जाए कि पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा पुराण है, तो याद रखना है कौन सा पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा पुराण, तो जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, यानी कि जिसे प्रामाणिक यानी कि जिसे प्रूव किया गया है सही सही वो होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। ठीक है, जो भी अधिकतर पुराण है उसको सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, वे भी पुराण सुन सकते थे। तो यानी कि देखिए, पहले क्या था कि जो स्त्री हो गई, स्त्री या फिर शूद्र, तो इन दोनों को क्या था, वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, यानी कि ये लोग वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन वे पुराण सुन सकते थे। तो याद रखे हैं कि वेद कौन नहीं पढ़ सकता था, तो स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि इन्हें अनुमति नहीं था। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो पुराणों की अगर पाठ के बारे में पूछा जाए कि पुराणों का पाठ कहाँ पे होता था, तो जो भी पुजारी थे उसका पाठ मंदिरों में किया करते थे। अगला पॉइंट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथ के बारे में पूछा जाएगा कि जो भी स्मृति ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक कौन सा है, तो इसका करेक्ट क्या याद रखिएगा कि मनुस्मृति मानी जाती है। जो मनुस्मृति है वो सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। यह सुग्न काल का मानक ग्रंथ है। तो ये कब का मानक ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है यहाँ पे कि ये सुग्न काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो जो नारद स्मृति थे वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो गुप्त युग के बारे में। अगला यहाँ पे दिया गया है कि जातक में, ठीक है, क्या दिया गया है कि जातक में बुध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। तो जब भी पूछा जाए कि बुध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ पे वर्णित है, तो याद रखिएगा जातक में। ठीक है, कहाँ पे, जातक में। हीनयान, ठीक है, आगे दिया गया हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो ये याद रखिएगा कि जो जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, और हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि जैन साहित्य को क्या दिया गया कि जो जैन साहित्य है उसको आगमन कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगमन कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म था, ठीक है, जो जैन धर्म, तो उसका जो पहले प्रारंभिक यानी कि पहले का जो इतिहास है वो कहाँ से ज्ञात होता है, तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ठीक है, जैन जो ग्रंथ है वो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा पूछी जाती है और ये थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है, लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जिससे क्वेश्चन अगर आपको सही से कर लेते हैं तो आसानी से आप बना पाएंगे। आगे दिया गया नेक्स्ट पॉइंट कि अर्थशास्त्र के लेखक, ठीक है, ये यहाँ से ये सवाल भी बनता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें तो याद रखिएगा चाणक्य, यानी कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो अर्थशास्त्र से जब भी पूछा जाएगा तो जो मौर्यकालीन इतिहास है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त हैं, जो यह कि 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि संस्कृत साहित्य में, ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। तो संस्कृत के साहित्य में जब भी पूछा जाए कि जो भी ऐतिहासिक घटना है उसको सही से क्रमबद्ध यानी कि क्रम अनुसार यानी कि सीरियल वाइज लिखने का सबसे पहला प्रयास किसका था, तो कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा
रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, ठीक है। तो कल्हण का जो रचित पुस्तक भी याद रखना है कि कौन सा है, राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो इसका संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है। तो राजतरंगिणी के बारे में पूछा जाएगा कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, यानी कि इसके लेखक कौन थे, अली अहमद में सुरक्षित है। तो अरबों का जो सिंध विजय का वृतांत है वो कहाँ पे है, तो चचनामा में है, ठीक है, जिसके लेखक अली अहमद है और उसमें ये चीज़ सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टाध्यायी, क्या दिया गया, ने- तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो दिया गया है कि अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। इसके लेखक की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन थे, पाणिनि हैं, ठीक है, इसके लेखक कौन है, पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो अष्टाध्यायी से हमें भी क्या क्या पता चलती है, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि इससे हमें क्या पता चलता है कि मौर्य के पहले, ठीक है, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था अवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो अष्टाध्यायी से, जिसके लेखक कौन थे, तो पाणिनि। आगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगला पॉइंट दिया गया है कात्यायन, ठीक है, कात्यायन की गार्मी साहित्य एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो कात्यायन जो है वो किसका साहित्य है, एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन इसमें भारत पर जो भी यवन आक्रमण हुआ उसका उल्लेख इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है पतंजलि। पतंजलि की अगर हम बात करें तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो शुंगों के इतिहास का पता किससे चलता है, पतंजलि से पता चलता है। किससे पता चलता है, पतंजलि से। तो यहाँ तक आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो भी प्रमुख जानकारी थी उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे। यहाँ तक जो भी चीज़ें आपको बताई गई होगी, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट मोड में करके, वहाँ से तक आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।